ऑब्जेक्ट हो सकता है, रियल इमेज हो सकती है और वर्चुअल इमेज हो सकती है। ओके, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डेफिनेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे के क्वेश्चंस में। जैसे कि मान लो ये अपने पास में एक ऑप्टिकल मीडिया है, ये ऑप्टिकल मीडिया कुछ भी हो सकता है जैसे कि लेंस, मिरर और प्रिज्म, कुछ भी। तो सपोज ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कि ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी इनको बोला जाएगा इनकमिंग रेज और इंसिडेंट रेज। यहाँ पर ऑप्टिकल मीडिया पे आने के बाद में यहाँ पे इवेंट होगी, इस चीज को बोलेंगे हम इवेंट। इवेंट कैन बी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, मैं अभी जनरलाइज बता रहा हूँ। तो इवेंट के बाद में सपोज ये यहाँ पर जाकर के मिल रही है और ये जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेगी वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा एंड इसको बोलेंगे आउटगोइंग रेज। ये क्या होगा? आउटगोइंग रेज। तो इनकमिंग रेज, आउटगोइंग रेज, इवेंट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कुछ भी हुआ है यहाँ पर। तो ये इसी से हम डेफिनेशन को लिखने वाले हैं। तो पहला डेफिनेशन हम बात करेंगे रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट होता है कि इफ इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, if incident rays are diverging from the object, अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है ऑब्जेक्ट से, देन ऑब्जेक्ट इज रियल। एक डेफिनेशन तो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट रियल होगा। दूसरी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, if incoming rays are on the same side of the optical media as the object present, मतलब इनकमिंग रेज उधर से आ रही है जिधर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है विद द सेम साइड ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। यहां पर हम देख सकते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट भी इधर है और इनकमिंग रेज भी इधर है, तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? रियल ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां तक हम रियल ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से देख सकते हैं। तो डायग्राम से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि आउटगोइंग रेज है और इनकमिंग रेज है। सपोज मैंने मिरर लिया फॉर एग्जाम्पल और ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से जो रेज जा रही है इसके ऊपर, ये कैसी है? डाइवर्जिंग इन नेचर। तो डाइवर्जिंग इन नेचर अगर है ये, तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? दिस इज रियल ऑब्जेक्ट। और सेकंड डेफिनेशन भी यहाँ पे लागू हो रही है। सेकंड डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? सेकंड डेफिनेशन है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल मीडिया, मिरर के सेम साइड में है जिधर से इनकमिंग रेज आ रही है। ये क्या है? इंसिडेंट रेज। तो जिधर से इंसिडेंट रेज आ रही है उधर ही ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो ये कैसा है? ये रियल ऑब्जेक्ट है। जैसे कि लेंस भी ले सकते हो। तो लेंस में ऑब्जेक्ट सपोज यहां पर है, यहां से रेज जा रही है, तो ये रेज कैसी है? डाइवर्जिंग इन नेचर। तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? रियल ऑब्जेक्ट। और ये ऑप्टिकल मीडिया के लेफ्ट हैंड साइड में ही ऑब्जेक्ट है और उधर से ही रेज आ रही है। तो इसका मतलब सेकंड डेफिनेशन भी यहाँ पे अपने पास में, सेकंड डेफिनेशन से भी बोल सकते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन से भी बोल सकते हैं कि रेज हैं वो दोनों ही, रेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम साइड में हैं। ओके, तो सेकंड जो डेफिनेशन आती है वो आती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। नाउ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होगा? इफ इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग एट द ऑब्जेक्ट, अगर इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट के ऊपर कन्वर्ज हो रही हैं और सीम्स टू बी कन्वर्ज एट द ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। और सेकंड डेफिनेशन होगी, इफ इनकमिंग रेज आर नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑप्टिकल मीडिया
एज द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, मतलब इनकमिंग रेज और ऑब्जेक्ट दोनों ऑप्टिकल मीडिया के सेम साइड में नहीं हुए तो भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे हमने रियल ऑब्जेक्ट का बनाया, तो मैं यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बना के दिखाता हूँ। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि सपोज यहाँ पे रेज है, वो ऐसे आती हुई इसके ऊपर कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कौन सा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एंड इसकी जो इमेज बनेगी वो उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। पहले तो अब ये देखेंगे ये कौन सा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ये रियल ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? रियल इमेज की। तो रियल इमेज कैसे? इमेज किससे फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म होती है आउटगोइंग रेज से। आउटगोइंग रेज से अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो मैं यहाँ पे बात करूंगा, जैसे कि इंसिडेंट रेज की बात हो रही थी ऑब्जेक्ट की नेचर के बारे में डिटेक्ट करने के लिए, ऐसे ही आउटगोइंग रेज की बात होगी इमेज का नेचर डिटेक्ट करने में, वेदर इट इज वर्चुअल और रियल। तो रियल इमेज की मुझे बात करनी है, तो मैं बोलूंगा इफ आउटगोइंग रेज आर converging at the image, then image is real। तो इमेज कैसी होगी? रियल होगी। सेकेंड इसकी डेफिनेशन, इफ आउटगोइंग रेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ ऑप्टिकल मीडिया as the image present, जिधर इमेज भी है और आउटगोइंग रेज भी हैं, देन इमेज इज रियल। तो यहां पे इमेज कैसी होगी? रियल होगी। तो यहां पर हम कैसा बना सकते हैं कि जैसे कि जो लास्ट एग्जांपल लिया मैं उसी को यहां पे बता रहा हूं। तो ये जो रेज हैं ये यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ये ऐसे जाएंगी और यहाँ पर क्या बनेगा? ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये जो इमेज है, यहाँ पे आउटगोइंग रेज किधर है? आउटगोइंग रेज इधर है ऑप्टिकल मीडिया के, और इमेज भी किधर है? इधर ही है। और मैं क्या बोलूंगा कि आउटगोइंग रेज है वो क्या कर रही है? वो कन्वर्ज कर रही है इमेज के ऊपर। तो ये इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी। और लेंस को भी ले सकते हैं। सपोज ये रियल ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रेज गई, देन आफ्टर आउटगोइंग लाइट रेज ऐसी होंगी, ये इंसिडेंट रेज, ये आउटगोइंग रेज। यहां पे क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। ऐसे ही ये कन्वर्ज कहां पे कर रही है? इमेज पे कर रही है। तो ये कौन सी इमेज होगी? ये होगी रियल इमेज। तो इमेज रियल है, उसके लिए हम ये दोनों डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों ही डेफिनेशन यूज करनी है, एक सिर्फ एक भी यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। आगे नेचर फाइंड करने के लिए मुझे ये डेफिनेशन जरूर लगाना पड़ेगा। इसके बाद में आता है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज में क्या होगा? जैसे कि हमने तीनों को फॉलो किया है, उसी से ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं कि जो वर्चुअल इमेज है उसका डेफिनेशन क्या होगा, वो हम देख सकते हैं कि इफ आउटगोइंग रेज आर diverging or seem to be diverged from the image, then image is virtual। ये डेफिनेशन में याद रखो। if outgoing light rays are not on the same side of
ऑप्टिकल मीडिया as image is present, then image is virtual. मतलब आउटगोइंग रेज और इमेज दोनों अगर ऑप्टिकल मीडिया के सेम साइड में नहीं है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। जैसे कि हम देख सकते हैं ये रियल ऑब्जेक्ट है, इस रियल ऑब्जेक्ट से यहाँ पे लाइट रेज क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है मिरर के ऊपर। तो मिरर क्या करेगा? इनको यहाँ पे ऐसे ही चली जाएंगी। ये कौन सी है? आउटगोइंग रेज। और ये भी कौन सी है? आउटगोइंग रेज। और इनको अगर मैं बैक रिट्रेस करूंगा तो ये कहाँ पे मिलेंगी? यहाँ पर। तो इमेज यहाँ पे मिला, इमेज यहाँ पे है, आउटगोइंग रेज इधर है। तो सेकंड डेफिनेशन से इमेज कैसी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए वर्चुअल इमेज। ये सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वर्चुअल इमेज होनी चाहिए। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखूं तो आउटगोइंग रेज हैं और वर्चुअल इमेज है वो ऑप्टिकल मीडिया के किधर है? अपोजिट साइड में, ठीक है। और फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो आउटगोइंग रेज है वो क्या कर रही है? वो डाइवर्स होती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ से? इमेज से। इसका मतलब जो इमेज है ये भी कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। ओके, तो वर्चुअल इमेज के बारे में हमने देख लिया। ऐसे ही एक लॉ होता है, लॉ या फिर हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट if we retrace the path or direction of light rays, then image can behave as object and वाइस वर्सा। तो ऑब्जेक्ट है वो इमेज की तरह और इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये रियल ऑब्जेक्ट है। अब मैं लाइट रेज को क्या करता हूँ? मैं इसको रिट्रेस कर देता हूँ। तो रिट्रेस करने के बाद में क्या होगा? ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी में क्या करेंगे? हम डायरेक्शन को चेंज किया। तो मैंने इसकी जो आउटगोइंग रेज हैं और इंसिडेंट रेज हैं इन दोनों की डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया। तो आउटगोइंग रेज क्या बन गई? ये बन गई इंसिडेंट रेज और ये क्या बन गई? आउटगोइंग रेज। तो आउटगोइंग रेज का इंटरसेक्शन क्या देगा? इमेज। और इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन क्या देगा? ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंट रेज, अब ये इंसिडेंट रेज कैसी है? बाय द डेफिनेशन हम ऑब्जेक्ट का जो नेचर अगर फाइंड करना चाहेंगे वो कैसा मिलेगा मुझे? वो मिलेगा कि इंसिडेंट रेज है वो कन्वर्जिंग है। तो इंसिडेंट रेज अगर कन्वर्जिंग है तो बाय द फर्स्ट डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? ये ऑब्जेक्ट का कौन सा होगा? ये होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आउटगोइंग रेज कैसी है? कन्वर्जिंग है। तो बाय द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द रियल इमेज वी कैन सी दैट दिस इमेज इज रियल। तो ये कौन सा होगा? ये होगा रियल इमेज। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया? इमेज। और इमेज वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। बस क्या हुआ? हमने डायरेक्शन ही चेंज की है। ओके, यही प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द प्लेन मिरर के लिए डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? बराबर होगी प्लेन मिरर से। सेकेंड है द लाइन जॉइनिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ओके। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे है इस प्लेन मिरर के ऊपर ऐसे फॉल कर रही है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये ऐसे जा रही है और ये इसका नॉर्मल है। अगर मान लेते हैं ये एंगल θ1 पे आई है इसके ऊपर, तो ये एंगल भी क्या होगा θ1, ये हमने देखा है। और अगर मैं इसको बैक रिट्रेस करूं तो ये यहाँ पे जा रही है। ऐसे ही मुझे इमेज की लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड करने के लिए मिनिमम 2 रेज की जरूरत पड़ती है। ऐसे यहाँ से एक रे नहीं जा रही होती, यहाँ पे बहुत सारी इनफाइनाइट रेज जा रही होती हैं। बट मुझे अब मैंने तो अभी एक ही रिट्रेस यहाँ पे किया है रिट्रेस, ऐसे ही मैं दूसरी रे यहाँ पे बनाता हूँ। तो सपोज मैं दूसरी रे यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे, और ये एंगल θ2 पे इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है और ऐसे ही गई। तो ये दूसरी रे है, ये एंगल θ2, तो ये भी एंगल क्या होगा θ2। ओके, अगर मैं इसको बैक रिट्रेस करूंगा तो ये कहां पे मिलेगी, ये यहां पर मिल रही है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही क्या होगा, इमेज। और फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट वी कैन सी दैट दिस ऑब्जेक्ट इज रियल ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, रियल ऑब्जेक्ट है। और हम यहाँ पर इमेज अगर देखेंगे तो इमेज के ऊपर जो रे हैं वो क्या हो रही हैं, इमेज से रे डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही हैं। या फिर मैं क्या बोलूंगा कि आउटगोइंग लाइट रेज और इमेज दोनों ऑप्टिकल मीडिया के क्या है, अपोजिट साइड में। इसलिए ये इमेज कौन सी है, ये वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज हो गई। और यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। तो ये जो लाइन है ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली, ये नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर होगी हमेशा। और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो एक फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब दूसरी बात यह है कि मैं इमेज कब देख सकता हूँ, मैं इमेज जब भी देख सकता हूं जब मैं उसके फील्ड ऑफ व्यू में हूं। मतलब जो आउटगोइंग रेज हैं वो कहां पर आनी चाहिए, मेरी आंखों में आनी चाहिए, सो दैट कि मैं इमेज को देख पाऊं। अगर मान लो कि आई इधर है, ये I1 और ये है I2। अब आउटगोइंग रेज है वो I2 के पास में कभी जा सकती हैं क्या, वो कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि आउटगोइंग रेज हैं वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पे I3 बना देता हूं, तो यहां से मैं देखूंगा कि ये जो रेज हैं ये आउटगोइंग रेज यहाँ पे भी आ रही हैं। I3 के पास में भी आउटगोइंग रेज आ सकती हैं, I1 के पास में भी आ सकती हैं, बट I2 के पास में नहीं जा सकती। और I4 में यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे भी नहीं आ सकती। तो I2 और I4 यहाँ पे नहीं देख पाएंगी, बट I3 और I1 देख सकती हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जो फील्ड ऑफ व्यू है वो इनका क्या है, फील्ड ऑफ व्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे आउटगोइंग रेज जा रही हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू। तो ऑब्जर्वर अगर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर है तो इमेज को देख पाएगा, अदरवाइज वो नहीं देख पाएगा। मतलब मिरर के पीछे से वो देख नहीं सकता है उसको। फॉर द रियल ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनेगी और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ऐसे ही यहाँ पर फॉलो होने वाला है। अब जैसे फील्ड ऑफ व्यू के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले सकता हूँ। सपोज ये फील्ड ऑफ व्यू है, तो अपने पास में कि ये मिरर है, ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब यहां से जो रे है, सपोज इसके ऊपर ये रे गई और मैं यहां से देख सकता हूं कि ये रे है रिफ्लेक्ट होकर के मिरर से ऐसे आई। दूसरी रे है वो यहां पर आ रही है और ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर के कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। क्योंकि ये एंगल θ1 है तो ये भी एंगल क्या होगा, θ1 होगा। ये एंगल अगर θ2 है तो ये भी एंगल क्या होगा, θ2। तो ये जो एरिया है यहाँ पर इन दोनों रेज के बीच का, यही क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू। यही क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू। अगर मान लो 4 ऑब्जर्वर, सपोज एक ऑब्जर्वर है P यहाँ पे, एक ऑब्जर्वर है Q यहाँ पे, एक ऑब्जर्वर है R यहाँ पे और एक ऑब्जर्वर है S और T।
तो कौन कौन सा ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकता है? तो इसकी इमेज को देखने के लिए उसको फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहना पड़ेगा। तो P नहीं देख सकता, Q नहीं देख सकता, R देख सकता है, बट S भी नहीं देख सकता क्योंकि वो भी इस फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आता है। T देख सकता है क्या? ये भी नहीं देख सकता। तो फील्ड ऑफ व्यू में ऑब्जर्वर को रहना जरूरी है, अदरवाइज वो उस इमेज को नहीं देख पाएगा। ओके, तो आगे हम देख रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। हाँ, जैसे कि मान लो कि हमारे पास में ये दो एक्सिस हैं, y एक्सिस एंड x एक्सिस। ओके, तो y और x एक्सिस है। यहाँ पर क्या है कि ऑब्जर्वर है, यहाँ से स्टार्ट होता है चलना और ये चलता है y एक्सिस के अलॉन्ग में। ओके, तो ऑब्जर्वर इनिशियली at origin and starts to move along y direction। वो y डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। यहाँ पर एक मिरर है, इस मिरर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं लोअर और अपर एज के, तो ये सपोज दे रखे हैं आपको 4,2 एंड दिस इज 4,3। यहाँ पे आपको इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ओके, और ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है 2,0। ये है अपने पास में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज एट 2,0। कोऑर्डिनेट ऑफ लोअर एज एंड अपर एज ऑफ द मिरर आर 4,2 एंड 4,3। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स up to which observer can see the image of object in the mirror। मतलब ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इस मिरर में कितने कोऑर्डिनेट तक देख सकता है अलोंग द वाई डायरेक्शन में ये मूव करते हुए। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रूल क्या है कि जो डिस्टेंस of the object from the mirror is equal to the distance of image from the mirror। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर लिया हूँ। इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से हम देख सकते हैं ये क्या होगा, ये होगा 4,0। तो ये 2,0 और 4,0 के बीच में डिस्टेंस है 2। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी, ये इमेज बनेगी यहाँ पर, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6,0। ठीक है, तो यहाँ से ये रे गई, ये है इंसिडेंट रे किसके ऊपर, लोअर एज के ऊपर, और ऑब्वियसली ये मिलेगी कहां पर, यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी क्योंकि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर गई यहाँ पर। ओके, तो हम इसको बैक रिट्रेस करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे मिलेगी। ऐसे ही ये सेकंड वाली जो लाइन है ये यहाँ पर और ये यहाँ पर मिलेगी, और इसको मैं वापस बैक रिट्रेस करूंगा तो ये कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पर। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट है सपोज 0,y1 और ये कोऑर्डिनेट है इसका 0,y2। अब मुझे y1 और y2 मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ या फिर ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूँ। तो देखो ये जितना एंगल है, अगर मान लो ये θ1 एंगल है तो ये भी एंगल क्या होगा θ1। अगर ये एंगल θ2 है तो ये भी एंगल क्या होगा θ2। तो मैं सिमेट्री से क्या लिख सकता हूँ कि tan θ1 इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो हाइट है ये हाइट है 2 अपॉन बेस कितना है 2 इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूँ ये बड़े वाले ट्राइंगल में, तो इस वाले ट्राइंगल में tan θ1 कितने के बराबर होगा y1 अपॉन 6। तो मैं क्या करूंगा y1 अपॉन 6। ऐसे ही tan θ2 में लिखूंगा तो tan θ2 क्या होगा, दिस इज 3, तो 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये सिमिलर ट्राइंगल ये कौन सा है
ये θ2 वाला ना, तो θ2 वाले में क्या होगा y2/6। तो यहां से मुझे y1 मिला 6 और यहां से मुझे y2 मिला कितना, यहां से y2 मिलेगा मेरे को 9। तो मेरे पास में कोऑर्डिनेट आ गए, ये होगा 0,6, ये आ गया 0, ओके। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए जो फील्ड ऑफ व्यू है ये वाला है, इसको मैं क्या बोलूंगा, फील्ड ऑफ व्यू, ओके। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मैन को अपनी फुल हाइट देखने के लिए मिरर की मिनिमम से मिनिमम कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हाउ मच लेंथ ऑफ द मिरर is sufficient to see the full image of the full height of the man into the mirror। तो ये क्वेश्चन भी पूरा का पूरा फील्ड ऑफ व्यू से हम सॉल्व करने वाले हैं, नॉर्मल बेसिक्स से। तो सपोज ये मैन है, अपने पास में इसका आई वाला जो लेवल है ये आई है, और ये हो गया हेड एंड ये फिट। तो मैं सपोज यहां पर मिरर रख रहा हूं, तो क्या होगा कि ये जो हेड है ये भी यहां पर जो रे आ रही है ये कहां पे जानी चाहिए, ये आई के पास में जानी चाहिए, ओके। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं मैं, तो यहां से जो रे आ रही है वो कहां पे जानी चाहिए, आई के पास में जानी चाहिए, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है लेट्स से x है, तो ये भी कितनी होगी, x ही होगी। और ऐसे ही जो लोअर एज है, लोअर एज मतलब जो फिट है, यहां से जो रे आ रही है वो किसके पास में जानी चाहिए, वो भी आई के पास जानी चाहिए। तो आई में ये जो रे है ये डायरेक्ट जा रही है ऐसे, और ये आ कहां से रही है, फिट से, ओके। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है अगर y है तो ये डिस्टेंस क्या होगी y, और ये जो लेंथ ऑफ मिरर है क्या होगा l, ओके। तो l इक्वल्स टू कितना होगा, यहां से देख सकते हो l इक्वल्स टू होगा x प्लस y, और टोटल हाइट h ऑफ द मैन इक्वल्स टू क्या है y प्लस x प्लस x। तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस y। तो जो लेंथ l होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा ये कितना है l इक्वल्स टू h/2। तो मैन को अपनी फुल हाइट देखने के लिए मिरर की कितनी मिनिमम से मिनिमम लेंथ चाहिए, मिनिमम से मिनिमम h/2। अगर वो 150 मीटर का है तो उसको 75 मीटर चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में और भी काफी चेंजेस कर सकते हैं हम, जैसे कि मान लो कि मैन है वो किसी स्टूल के ऊपर खड़ा हुआ है, तो स्टूल का नीचे वाला एज उसको देखना है, या फिर मिरर वो अपने मतलब पूरे के पूरे फिट को नहीं देख पा रहा है, वो थोड़ा सा ऊपर, अगर उसने मान लो कि 20 सेंटीमीटर है वो ऊपर ले लिया उसने, तो वहां से हम क्वेश्चन में काफी सारे वेरिएशन कर सकते हैं। बट जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा यही यूज होने वाला है कि हम क्या करने वाले हैं, हम फील्ड ऑफ व्यू बनाने वाले हैं उसका। फील्ड ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल सबटेंड करेंगे, एंगल सबटेंड करने के बाद जैसे कि यहाँ पे एंगल θ1 सबटेंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा θ1, यहाँ पे θ2, तो यहाँ पे भी कितना θ2। और अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री हम क्या कर सकते हैं, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो पूरे के पूरे फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड है। इसी पे मैं एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वो भी काफी सिंपल एग्जाम है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
सपोज अपने पास में ये स्क्रीन है और ये मिरर है, ओके। यहां से यहाँ की जो डिस्टेंस है ये d है और इसकी जो लेंथ है वो l है, ओके। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये जो डिस्टेंस है ये d है और चलो इसको 3D ले रहा हूँ, इसको d ले रहा हूँ, ओके। तो ये जो हाइट है इसकी मिरर की जो है d और ये जो बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3D। तो यहाँ पर ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है, यहाँ पर। इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे हैं वो जा रही है यहाँ पर और इस स्क्रीन पे कितनी डिस्टेंस तक वो ऑब्जेक्ट की इमेज इसमें ऑब्जर्वर देख सकता है। अगर ऑब्जर्वर कहाँ पे मूव कर रहा हो, इस लाइन पे, ऑब्जर्वर इज मूविंग ऑन दी लाइन। अगर वो ऑब्जर्वर इस लाइन पे मूव कर रहा है, अगर मैं इसकी स्पीड भी दे देता हूं, सपोज वो v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ओके। और ये जो d है, d इक्वल्स टू 10 मीटर है। आगे इसको मैं और भी ऐसा अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, और कैलकुलेट भी कर सकते हैं वो कितने टाइम तक इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में देखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम up to which the observer will able to see the image of object in the mirror। ये क्वेश्चन। तो यहां पर देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से जो लाइट रे जा रही है, यहां से जो लाइट रे जा रही है ये ऐसे जाएगी, ये जितने एंगल पे यहाँ पे सबटेंड कर रही है, मान लेते हैं θ1 एंगल पे इंसिडेंट है, तो ये भी कितना एंगल पे आएगी, θ1 पे आएगी। ऐसे ही ये भी, तो ये भी अगर मान लो θ1 पे है तो θ1 पे, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आपको ये d/2 और d/2 दे रखा है। हो सकता था मैं इसको और कुछ अलग भी ले लूं, बट अभी मैंने d/2 दे रखा है। तो ये इंसिडेंट रे और ये आउटगोइंग रे। तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस होगी। अगर मैं टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ तो क्या करूंगा, मैं ये निकाल सकता हूँ कितने टाइम तक ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकता है। अब देखो यहाँ से ये एंगल θ1 है, तो ये भी एंगल क्या होगा, θ1 होगा, और ये भी एंगल क्या होगा, θ1। तो मैं वापस से वो सिमेट्री लगा रहा हूँ, tan θ1 इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज d/2 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है 3d, तो d/2 अपॉन 3d इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर अगर वो ऐसे सिमेट्री लगाते हैं तो ये क्या होगा, ये 3d है और ये हाइट अगर मैं h1 बोल रहा हूँ तो h1 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 3d, ओके। तो ये 3d कैंसिल, तो h1 इक्वल्स टू कितना हो गया, d/2, h1 इक्वल्स टू कितना हो गया, d/2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं d/2 अपॉन 3d इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, h1 ये कितना हाइट हुआ डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, ये क्या है 3d। ऐसे ही tan θ2 वो भी कितना होगा, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा कि ये डिस्टेंस कितनी है d/2 अपॉन मैं क्या कर रहा हूं, ये d/2 होगी यहां से यहां, और ये डिस्टेंस कितनी होगी 3d इक्वल्स टू सेम यहाँ पे h2 अपॉन क्या लेंगे 3d। तो h2 भी किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज d/2। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगी d/2 प्लस d/2 प्लस ये जो डिस्टेंस है यहां से और यहां तक की ये d है प्लस d, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हुई 2d। तो टाइम कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और
डी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 वेलोसिटी कितनी है 2, तो कितना आ गया 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड तक ये ऑब्जर्वर इसको देख सकता है। ओके, ये तो हुआ फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड अपना प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे मिटा रहे हो ना, पोज कर सको। इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? पहला इसमें जो रूल है वो क्या है इसमें कि जो ऑब्जेक्ट placed parallel to the mirror, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू द मिरर रखता हूं, सपोज ये ऐसे ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको मैंने मिरर के एकदम पैरेलल रखा है, तो इसकी इमेज है वो भी कैसी बनेगी? वो बनेगी इरेक्ट। ऑब्जेक्ट placed parallel to the mirror, image is erect. सेकेंड क्या है? If object is placed perpendicular to the mirror, तो इसकी जो इमेज है वो क्या बनेगी? वो इरेक्ट बनेगी। और मुझे जहां तक पता है कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए यहां से मिरर से जितना डिस्टेंस पे उतनी डिस्टेंस पे होगा, और बी का डिस्टेंस मिरर से जितना डिस्टेंस है इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही होगा। तो मैं यहाँ से सेम डिस्टेंस पे ए बना लिया और बी भी ऐसे ही सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे बना लिया, और इस मिरर के परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर ली, और ये ऐसे ए डैश बी डैश ये इमेज मिल गई अपने, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसमें तीसरी जो बात है, हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए क्या करना है आपको? पहले तो दो चीजों का ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली जो लाइन है वो मिरर के परपेंडिकुलर होगी, और दूसरी बात है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो दोनों ही चीजें मैंने यहाँ पे यूज की है। तो वो जो हम लास्ट वाले में इमेज फॉर्मेशन में जो हमने पढ़ा था, सेम चीज दोनों रूल यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, तो मैं दूसरा वाला, ये पहला केस मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। सेकेंड केस अगर मैं देखूं कि जैसे कि मान लो ये मैंने ऑब्जेक्ट है वो ए और बी, ये मैंने परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर रखा है। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, देन इमेज इज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। अब इसमें इस केस में इमेज इन्वर्टेड है। अब ये कैसे करेंगे? बी की जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है? एक्स। तो मैं यहां से एक्स डिस्टेंस पे क्या करूंगा? ये मैं बी डैश बना लिया। ओके, और ए की डिस्टेंस कितनी है? ये सपोज वाई है, तो यहां से मैं वाई डिस्टेंस पे मैंने क्या किया? ये मैंने ए डैश बना लिया। ओके, और एरो कहां से कहां तक है? ए से बी, तो यहां पे भी एरो कहां से कहां होगा? ए से ए डैश से बी डैश। तो यहां पे ऐसे इमेज फॉर्मेशन बन गया। अब मान लो कि जो मिरर है ये ऐसे 45 डिग्री पे है, और यहां पर ये ए से बी एरो ऐसे। इसकी इमेज बनानी है। इसकी इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो पहला रूल क्या है कि डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ए डैश फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी डैश फ्रॉम द मिरर। अब मैं यहां से दो परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रॉ करता हूं।
ये दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है इसमें, और मिरर को मैंने एक्सटेंड कर लिया। ओके, अब तो ये हुआ। अब डिस्टेंस की बात हुई, तो डिस्टेंस यहां से देखो कि ये जो रे है, अगर ये जो डिस्टेंस है, जैसे कि ये बी की जो डिस्टेंस है इस मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पे यहां आ जाओ। सपोज ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है कितनी, y। ओके, ऐसे। तो अब ये एंगल 45 है, ठीक। अब मैं सिमेट्री से देख सकता हूँ, कोई भी अगर लाइट रे ऐसे जा रही होगी इसके ऊपर, मुझे कम से कम 2 लाइट रे तो चाहिए टू फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। तो सपोज मैं एक लाइट रे ये ले रहा हूं और ये क्या होगी, ये ऐसे है, क्योंकि ये एंगल 45, तो ये भी एंगल क्या होगा 45, और ये एंगल भी क्या होगा 45। तो यहां से यहां तक ये क्या बन गया, ए डैश और बी डैश। तो इमेज फॉर्मेशन देख रहे हो कैसे बना रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स दोनों से क्या होगी, सेम होगी। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। हम यहां से देख सकते हैं। ओके, अब इसमें आता है कि मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको स्क्रीन पॉज करके आप बना सकते हो। जैसे कि ऑब्जेक्ट है कोई यहाँ ओरिजिन पे, ठीक, और एक मिरर है, ये एंगल 30 डिग्री पे है, ये ऑब्जेक्ट है एट ओरिजिन। तो ये डिस्टेंस आपको दे रखी है सपोज 6 मीटर, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आपको पूछा है फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, इमेज की कोऑर्डिनेट बताना है। तो पहला काम क्या करना है आपको, कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू सेम। तो ये क्या होगा x, तो ये भी क्या होगा x। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी 2x होगी, ठीक। अब ये x मैं निकाल सकता हूँ कैसे, क्योंकि ये 6 मीटर है, ये 30 है, और ये क्या है 90 डिग्री। तो ये हाइपोटेनस हो गया, और ये अपने पास में एंगल है, तो x बराबर क्या होगा, x इक्वल्स हो जाएगा 6 sin 30। तो 6 sin 30 हो गया, तो ये कितना हो गया 6 into हाफ दैट इज 3 मीटर। तो ओ आई की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 2x दैट इज इक्वल टू 3 into 2 दैट इज 6। तो 6 मीटर आ गया। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ये पूरी डिस्टेंस 6 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट हम देख सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो 2x cos 60 क्या होगा x, और 2x sin 60 क्या होगा y। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 6 into cos 60, 6 into cos 60, और वो भी माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा -6 into हाफ दैट इज -3 मीटर। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हम करेंगे माइनस नहीं, यहाँ पे क्या प्लस एक्सिस में, तो +6 into sin 60। तो ये कितना हो जाएगा 6 into √3/2 दैट इज 3√3 मीटर। तो फाइनल आंसर हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल आंसर इमेज की जो कोऑर्डिनेट होंगे -3,3√3। ओके, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। Okay students, now we will study about the relation between the velocity of image and object. Okay students, now तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर
ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। तो जैसे कि मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक मिरर है फर्स्ट, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है पैरेलल टू द, ये किधर है नॉर्मल, जो वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कौन सी है, नॉर्मल वेलोसिटीज। अगर पैरेलल मूव कर रहा है तो पैरेलल, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो इमेज भी इसका कैसे मूव कर रहा होगा, सेम ऐसे ही मूव कर रहा होगा, ये भी स्पीड से तो ये भी स्पीड से, और ये मिरर है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सेकंड केस लेता हूँ जिसमें सपोज कि ऑब्जेक्ट है वो भी रेस्ट पे और ये जो मिरर है ये भी स्पीड से मूव कर रहा है। मिरर कितने स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट है ये भी रेस्ट पे है तो ये भी कैसा अपीयर होगा, रेस्ट पे अपीयर होगा। अगर मैं थर्ड केस लेता हूँ, थर्ड केस में क्या है कि जो मिरर है ये ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर टू द मिरर, मतलब मिरर की सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में चल रहा है, कि सपोज अगर ये स्पीड v से ऐसे चल रहा होगा तो ये कितनी स्पीड से चल रहा होगा, ये भी इमेज भी v स्पीड से चल रहा होगा, ओके, बट नेगेटिव डायरेक्शन। अगर मैं इसको v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू मैं बोलता हूँ v आई कैप, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी माइनस v आई कैप, ओके। फोर्थ, अगर ऐसा है कि मिरर है वो रेस्ट पे नहीं है, मिरर भी चल रहा है, लेट्स से मिरर इधर चल रहा है v स्पीड से और ऑब्जेक्ट है वो इधर चल रहा है u स्पीड से। अब क्या करेंगे, अब पहले दोनों ही केस में रिलेटिव टू मिरर की बात हो रही है तो पहले मिरर को रेस्ट पे करेंगे। तो नाउ मिरर को रेस्ट पे करने के लिए हम क्या करेंगे, इन फ्रेम ऑफ मिरर। तो अगर मैं मिरर के फ्रेम में बात कर रहा हूँ तो मिरर रेस्ट पे हो गया, और जो मिरर रेस्ट पे हुआ तो मिरर की जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में किसको दे दी जाएगी, ऑब्जेक्ट को। तो अब ऑब्जेक्ट कितने से चलने लग गया, मिरर के पास में आ रहा है u प्लस v स्पीड से। मतलब मैंने क्या किया, सिंपल सा, कि v स्पीड इसको इधर दी और v स्पीड इसको इधर दी, तो इसकी v और इसकी v कैंसिल हो गई और इसकी कितनी हो गई u प्लस v, और मिरर कहाँ पे, रेस्ट पे। तो अब मुझे पता है जैसे इसमें v है तो इसमें भी कितनी आएगी माइनस v, तो इधर कैसी आएगी इमेज की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी आएगी u प्लस v। बट मुझे पता है कि ये तो किसके फ्रेम में, मिरर के फ्रेम में, मुझे पता है कि मिरर रेस्ट पे नहीं है। जब मिरर रेस्ट पे नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इन ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा, मिरर रेस्ट पे नहीं है तो मिरर को अपनी वेलोसिटी v दे दो, v इधर इसको ऐसे दे दी, तो ये इसको मैं v इधर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस v इधर है और v इधर देंगे तो माइनस v हो जाएगा, तो बचेगा क्या u। इसको अगर मैं इधर दे रहा हूँ तो इसका क्या होगा, u प्लस वी ऑलरेडी इधर है, एक v और इधर दूंगा तो कितनी हो जाएगी u प्लस 2v। तो अपना आंसर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू क्या होगा 2v। तो वेलोसिटी ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज u प्लस 2v। ये किस फ्रेम में, ये मिरर के फ्रेम में नहीं है, ये ग्राउंड फ्रेम में। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं इसके ऊपर, जिसमें हमें दोनों ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों को हम चला रहे हैं एंड कुछ एंगल पे चला रहे हैं, जिससे क्या होगा तो और भी क्लियर होगी चीज। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसे 53 डिग्री पे 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ओके, एंड ये मिरर है, मिरर इधर चल रहा है 37 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मुझे पता है कि मिरर अगर पैरेलली मूव कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। अगर मैं मिरर के फ्रेम में बात कर रहा हूँ, ये मिरर है तो मैं बात कर रहा हूँ इन द फ्रेम ऑफ मिरर। तो मिरर के फ्रेम में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये मिरर है, इसको मैंने रेस्ट पे कर दिया। इसके कंपोनेंट ले लेते हैं पहले। तो ये इधर कितना होगा 8 मीटर पर सेकंड, इधर कितना होगा 6 मीटर पर सेकंड,
इसके कंपोनेंट लेंगे तो इधर कितना होगा, इधर हो जाएगा 5 cos 53 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, और इधर कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि रिलेटिव टू मिरर की बात कर रहा हूँ, तो मिरर को रेस्ट पे करूंगा तो मिरर को कितनी स्पीड दूंगा मैं, 8 मीटर पर सेकेंड इधर और 6 मीटर पर सेकेंड नीचे। तो यहाँ पर ये रेस्ट पे आ गया मिरर, तो ऑब्जेक्ट को मैं कितनी स्पीड दे रहा हूँ, ये 3 तो इसकी ऐसे है, 4 ऐसे, और मिरर की मैं क्या करूँगा अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा हूँ तो क्या करूँगा 6 तो इसको नीचे मिल जाएगी, एंड 8 इसकी इधर थी तो इधर 8 और ऐड अप हो जाएगी। तो टोटल इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी नीचे की तरफ 2 मिरर के रिस्पेक्ट में, और इधर 11, तो 11 और 2 ऐसे हो गई। ओके, तो अब इमेज है, इमेज की स्पीड कितनी होगी, इमेज की स्पीड 11 तो इधर हो जाएगी, ये नीचे 2 जा रहा है तो ये तो मिरर के पैरेलल, सरफेस के पैरेलल में जा रहा है तो 2 से ही जाता रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नीचे भी 2 से ही जाता रहेगा। अब मिरर तो है वो रेस्ट पे नहीं है, तो मिरर रेस्ट पे नहीं है तो क्या करेंगे, तो मिरर अगर रेस्ट में नहीं है, नाउ इन ग्राउंड फ्रेम, तो ग्राउंड फ्रेम में मैं क्या करूँगा, मिरर को वापस उसकी वेलोसिटी दे देते हैं। तो मिरर को वापस उसकी वेलोसिटी देंगे तो ये 11 है, ये कितना है 2, ये मिरर है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको वेलोसिटी दे रहा हूँ मिरर को, इधर 8, तो मैं पूरा का पूरा फ्रेम को ही दे दूंगा ना, ये 6, इसको भी दे रहा हूँ कितनी 8 और 6। इमेज कितने, इमेज था यहाँ पे 11 और यहाँ पे 2, तो मैं इसको भी क्या दूंगा 8 और 6। ओके, तो ऐसा हुआ। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये अगर मैं ऐड ऑन करता हूँ इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 11 और 8 19, और ये कितना होगा 4। तो आप देख सकते हो मिरर चल रहा हो, अगर मिरर की सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में चल रहा हो तो इस 4 में तो कोई चेंज नहीं है, वो 4 ही है एज इट इज। ओके, बट चेंज किस में है, इसमें। तो मैं ऐसे इसको क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू, ये किसमें ग्राउंड फ्रेम में, मैं लिखूंगा -19 के प्लस 4g। अब इसको मैं ये तो किससे किया हूँ, ये एरो मेथड से किया हूँ। अगर मैं नॉर्मली जो फॉर्मूला है अपने पास में, बेसिक फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये भी माइनस, तो अगर मैं इससे भी सॉल्व करूंगा तो भी आ जाएगा आंसर। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे निकालना है, तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये भी किसमें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, पैरेलल डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, चाहे मिरर को भी चलाओ चाहे ऑब्जेक्ट को भी चलाओ, जितने से ऑब्जेक्ट चल रहा है उतने से इमेज चलेगा, मिरर के चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये दोनों किसमें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पे मैं इसे मेंशन कर दिया। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब वी आई परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो कितनी है, वो है -8, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा -8 आई कैन, कोई दिक्कत नहीं। नाउ माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में यहाँ पे देखूँ वो है 3 आई कैप, तो यहाँ पे रखेंगे 3 आई कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर वो कितनी है, वो है -8 आई कैप, तो मैं यहाँ पे करूँगा -8 आई कैप। कुछ भी नहीं देखना आपको, सिंपली क्या करना है कि जो वेलोसिटीज हैं उनको डायरेक्टली साइन के साथ में पुट कर देना है। तो हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू होगा ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 और 8 11, और ये माइनस है तो ये इधर आया तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 11 और 8 कितना हो गया -19 आई कैप। देखो सेम आ रहा है। तो और वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द मिरर वो कितनी है, वो तो 4 ही रहेगी, तो अपने पास में वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी -19 आई कैप प्लस 4g। ऐसे हम वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। अगर मिरर चल रहा हो, मिरर रेस्ट पे हो, ऑब्जेक्ट भी चल रहा हो और मिरर भी चल रहा हो, तो सारे केसेस हमने इसमें कवर कर लिए। ओके, इसके बाद में आता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर हो। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में हम जैसे कि पहला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अगर दो पैरेलल
मिरर रखे हुए हैं तो उनसे उनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कितनी इमेजेस बनेगी। ओके, तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है, अगर मान लो जैसे कि हमने एक डायहेड्रल वाला प्रॉब्लम किया था, डायहेड्रल एंगल है उसके बीच में, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट दो इंक्लाइंड मिरर के बीच में रखा हुआ हो और उससे इमेजेस बन रही हैं तो हम वो भी स्टडी करेंगे। अब तो पहला हम बात कर रहे हैं, पहला केस हम ले रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम टू पैरेलल मिरर्स। अगर दो पैरेलल मिरर हैं उनसे इमेज कैसे फॉर्म हुआ, जैसे मान लो मैंने ऐसे दो पैरेलल मिरर लिए, ओके, ये है और दूसरा ये है। यहाँ पे सिंपल कुछ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सपोज 10 सेंटीमीटर ले लिया, ओके, और ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर और यहाँ से 8 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ओके। ये एम मिरर है और ये कौन सा मिरर है, एन। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ उसको, एम और एन, और इसको मैं ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अब पहला इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म, कितनी इमेजेस बनेगी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इनफाइनाइट। कैसे कि अगर मैं पहले रिफ्लेक्शन इसका किससे ले रहा हूँ, एम मिरर से ले रहा हूँ, तो एम मिरर से ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 2 सेंटीमीटर है, तो इसका जो इमेज है एम मिरर से वो कितने पे बनेगा, 2 सेंटीमीटर पे ही बनेगा, और ये इसका इमेज हुआ I1। ठीक है, ये कहाँ से बना है, ये एम मिरर से बना है, ओके। अब ये इमेज ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज, ओके। तो ये इमेज इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 10 और 2 12, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पीछे इस एम मिरर से इसकी इमेज बन जाएगी, और अब इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या करेगी, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कैसे, देखो सपोज यहाँ पे ये ले गई और ये ऐसे दी गई और देन आफ्टर रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे गई, और मैंने इसको बैक रिट्रेस किया, तो सपोज ये यहाँ इसकी इमेज बन रही है, तो ये इमेज हो गई I1। अब ये रे किसके ऊपर आ रही है, इस मिरर के ऊपर आ रही है, ये रे कैसी आ रही है मिरर के ऊपर, डाइवर्जिंग आ रही है, तो डाइवर्जिंग आ रही है तो ये इमेज इसके लिए कैसा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, इट विल बी रियल और वर्चुअल, रियल, क्योंकि हमने वो पढ़ा था, वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि इफ इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर देन ऑब्जेक्ट इज रियल और वर्चुअल, रियल। यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट कैसा है इस इमेज के लिए, ये रियल ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज कौन सी है, ये वर्चुअल इमेज है, बट ऑब्जेक्ट रियल होगा किसके लिए, एन के लिए, क्योंकि ये एन के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे रेज ऐसे आ रही है। अब रियल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा, तो सपोज ये ऐसे है, ठीक है। इसको मैं वापस रिट्रेस करूंगा तो ये यहाँ पर मीट कर रहा है इसको, और ये डिस्टेंस कितनी है, 10 + 2 दैट इज 12, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, 12, ओके। तो ये I1 हुआ, ये I1 डैश हुआ, I1 डैश ये किससे, ये है N से। अब वापस से ये रे इसके ऊपर आ रही है, इस मिरर M के ऊपर, इस मिरर M के लिए ये I1 डैश क्या होगा, I1 डैश ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ये इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट होगा। इस रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनेगी, दैट इज वर्चुअल इमेज। तो ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होके गया, और मैं इसको वापस बैक रिट्रेस कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये सपोज मैंने I1 डबल डैश किया।
I1 डबल डैश क्या है, I1 डबल डैश ये M से बना है, ओके, M मिरर से बना है, और इसकी डिस्टेंस I1 से कितनी है, ये 12 प्लस 10 22, और यहाँ पे ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 22। तो I1 डबल डैश इतने पे हुआ, तो मतलब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि I1 है, I1 डैश है, फिर I1 डबल डैश है, तो I1 कितने पे 2, I1 डैश कितने पे है बताओ, ये है 12 पे, और I1 डबल डैश कितने पे है, दैट इज 22। ओके, अब इनमें एक चीज चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है कि I1 कहाँ से, ये जो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है ये मिरर M से, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा M से, ये कहाँ से है, ये N से, ये वाला कहाँ से होगा, ये वाला मिरर M से होगा। ये जो डिस्टेंस मैं लिख रहा हूँ ये कहाँ से लिख रहा हूँ, मिरर 2 12 22, ये अलग अलग मिरर्स हैं। ये अपने पास में सपोज एक पी सीरीज आएगी, मैं इसको पी सीरीज नाम दे देता हूँ। ऐसे ही क्यू सीरीज भी बन सकती है। क्यू सीरीज क्या बनेगी, क्यू सीरीज में क्या होगा कि ये 8 सेंटीमीटर पे है, तो पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, तो 8 सेंटीमीटर पे सपोज यहाँ पर इसका I2 बना, ओके। तो सपोज हम यहाँ पे इसको ऐसे ले रहे हैं, और ये रह गई ऐसे, और ये जा रही है देन आफ्टर ऐसे, और मैं इसको वापस बैक रिट्रेस करूंगा तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये किसकी तरह सेम प्रोसीजर है, ये 8 सेंटीमीटर तो ये 8 हो गया। अब ये इसके लिए किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ 8 है, तो 8 प्लस 10 कितना हो गया 18, तो यहाँ पे पीछे कितने पे बनेगी, ये 18 सेंटीमीटर पे मिलेगी। तो 18 सेंटीमीटर हुआ, पहले कहाँ पे, मतलब I2 है वो कितने पे बना, वो 8 सेंटीमीटर पे बना, और किस मिरर से बना, N मिरर से बना। I2 डैश ये क्या होगा, ये होगा I2 डैश, I2 डैश कितने पे बना 18 पे, और ये कौन से मिरर से बना, ये मिरर M से बना। फिर I2 डबल डैश बनेगा, I2 डबल डैश किधर बनेगा, ये जो रे है ये वापस ऐसे जाएगी। अब ये तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक रे बना रहा हूँ, ऐसे बहुत पास वाली जो रे है वो तो इस मिरर को कवर कर लेंगे, कोई बोलेगा सर वो तो इस मिरर पे आ ही नहीं रही है, ऐसा नहीं होगा। ये मिरर है, ये हालांकि इतना अपने लेंथ लिया है, बट जो रे है वो अलग अलग एंगल पे आ सकती हैं। जब अलग अलग एंगल पे आएंगी तो क्या होगा, जब अलग अलग एंगल पे आएंगी तो वो जो बाकी की रे, हमने तो ये एक रे कंसिडर किया है, ऐसे तो बहुत सारी इनफाइनाइट रेज जा रही हैं, उन इनफाइनाइट रेज की वजह से तो यहाँ पे इमेज तो बन जाएगा। जब ऐसे इमेज बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सपोज यहाँ पे I2 डबल डैश बना, तो I2 डबल डैश कितने पे बनेगा, देखो ये कितने पे, ये 18 पे है, तो 18 और ये N से कितने डिस्टेंस पे हो गया, 18 और 10 28, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 28 हो गई। तो 28 ये कहाँ से होगी, N से। तो हम यहाँ पर देखते जा रहे हैं इन सब के बीच में जो गैप है वो 10 है, इसके बीच में गैप 10 है, और इसके बीच में भी 10 गैप है, और ऐसे 10 है। तो ऐसे अपने को आगे जब क्वेश्चन आएगा, तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम अलग अलग नहीं करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं कि ये रे डायग्राम बनाने के बजाय में हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे। जैसे इसकी 2 सेंटीमीटर है और इसकी 8 सेंटीमीटर है, तो ऐसे मैं P सीरीज बनाया और ये Q सीरीज बना रहा हूँ। तो इसमें मैं 10 जोड़ूंगा, और इसमें मैं ऐसे 10 10 जोड़ता रहूंगा, तो ये 18 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 2 और 10 12, और ऐसे 18 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 28, और ये 22। ओके, तो अब मैं ऐसे 10 10 जोड़ते जा रहा हूँ। ओके, तो इसमें क्या है 2 और 12 एंड 22, देखो ये 2 12 22 एंड अगेन यहाँ पे कितना होगा 32, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना होगा 38। तो कभी भी अपने को ऐसे लिखना है, तो अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, पी सीरीज का मतलब क्या है, पी सीरीज का मतलब है कि अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एम से हो रहा है तो अपने पास ये सीरीज मिलेगी। ओके, अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है एन से, तो ये कौन सी होगी क्यू सीरीज। तो इसमें मैं बोलूँगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम एम, और यहाँ पे इसमें होगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन
फ्रॉम एन। तो ऐसे क्यू सीरीज होगी। तो अपने को क्या करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ दो पहले लिखना है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है 2, 2 में फिर हमने 10 ऐड किया, ऐसे 10 10 10 ऐड करते रहेंगे। तो जो ये इमेज है फिर इस इमेज की इमेज बनेगी, फिर इस इमेज की इमेज बनेगी और ऐसे सीरीज कंटिन्यू रहेगी। बट इसमें ये ध्यान रखना है कि जो मिरर है वो अलग अलग है। ओके, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, जैसे कि मान लो कि मैंने 2 और 8 लिख दिया, तो ये 2 और 8 हो गया। ये 2 कहाँ से है, ये m से है, 8 कहाँ से है, n से। अब ऐसे क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दोगे तो ये सीरीज कौन सी है, ये जो सीरीज चल रही है ये p सीरीज है, और ये जो सीरीज चल रही है ये कौन सी सीरीज है, q सीरीज। ओके, तो यहाँ पे पहले m से बनेगा, फिर n से बनेगा, m से बनेगा, n से, फिर m से, फिर n से। ओके, ऐसे यहाँ पे n से m n m, तो ऐसे दो सीरीज चल रही हैं। ये जो सीरीज चल रही है ये p सीरीज है, और ये जो सीरीज चल रही है ये q सीरीज है। ओके, तो यहाँ से हमको क्लियर होता है कि हम ऐसे कर सकते हैं। नाउ दूसरा अपने पास में जो केस आएगा, वो अगर दो मिरर हैं वो किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, तो क्या होगा कि इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। सपोज पहला हम सिंपल केस लेते हैं कि दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है एक दूसरे से। तो 90 डिग्री पे अगर इंक्लाइंड है तो कितनी इमेजेस बनेगी, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। तो इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, अगर दो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो सपोज ये दो प्लेन मिरर है, इन दोनों को मैंने ऐसे 90 डिग्री पे इंक्लाइन करवा दिया, और ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसमें जनरल केस ले रहा हूँ कि सपोज ये डिस्टेंस कितनी है x, ये डिस्टेंस कितनी है y, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसमें जो इमेज बनेगी, पहली इमेज तो यहाँ से x डिस्टेंस पे इस मिरर m से बन जाएगी, और ये मिरर मैंने n लिया। तो यहाँ से मैं अगर इसको ऐसे रिट्रेस करता हूँ तो इसकी इमेज I1 यहाँ पे बनेगी। एक इमेज इसकी कहाँ पे बनेगी, अपने को दिख रहा है। दूसरी इमेज इसकी यहाँ पे बन रही है जो y डिस्टेंस पे, ये भी y है, ये x है, तो ये भी x है, ये O, तो यहाँ पे इसकी इमेज I2 बनी। ओके, तो ये इमेज कैसे बन रही होगी, सपोज यहाँ पे कोई लाइट रेज आ रही है। ओके, ये रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसे गई, एक लाइट रे ऐसे आई, ये रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसे गई। ओके, तो ये लाइट रे मैं इनको नाम दे रहा हूँ। सपोज ये A है और ये कौन सी है, B। A और B को अगर मैं बैक रिट्रेस करूँगा तो ये कहाँ पे मिल रही होंगी, ये I2 पे मिल रही होंगी। अब ये कभी A और B वापस मिरर पे आ सकती है क्या, कोई से भी मिरर पे नहीं आने वाली। मतलब एक बार इस रिफ्लेक्शन के बाद में जब ये जाएंगी तो ये कहीं पे भी वापस से कोई भी चांस नहीं है कि ये मिरर पे आए। तो जब ये मिरर पे नहीं आएंगी तो क्या होगा, जब ये मिरर पे नहीं आएंगी तो दोबारा रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मतलब ये जो इमेज I2 बनी है दिस इज फ्रॉम सिंगल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, दिस इज फ्रॉम सिंगल रिफ्लेक्शन, मेड फ्रॉम सिंगल रिफ्लेक्शन। तो ये सिंगल रिफ्लेक्शन से बनी है। अब इस I1 की बात करते हैं। तो I1 में जैसे कि मान लो एक लाइट रे ऐसे ही है और एक लाइट रे यहाँ है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे भी और ये ऐसे भी। इसको मैं C नाम दे रहा हूँ और इसको मैं D नाम दे रहा हूँ। C और D है वो भी वापस से किसी भी मिरर पे नहीं आने वाली हैं, और इनको बैक रिट्रेस करेंगे तो ये I1 पे फोकस हो रही है। तो I1 पे यहाँ पे मीट कर रही है। तो I1 इज द इमेज फॉर्म्ड विद सिंगल रिफ्लेक्शन। तो ये भी क्या है, मेड फ्रॉम सिंगल रिफ्लेक्शन। इसका कोज गया सिंगल रिफ्लेक्शन। अब बचा कौन सा पोर्शन, मतलब कोई भी लाइट रे अगर इस पोर्शन में, मतलब ये वाले इस लाइन के ऊपर किसी भी पोर्शन पे गिरती है, मतलब मिरर के किसी भी पोर्शन पे गिरती है तो क्या होगा, क्योंकि एक सिंगल रिफ्लेक्शन से होगा। इधर इस पोर्शन से आगे गिरेगी तो सिंगल रिफ्लेक्शन,
बट मान लो कोई लाइट रे यहाँ पर आ रही है, ये लाइट रे जब यहाँ पे आएगी तो ये यहाँ पे भी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। सपोज ये यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आ रही है, ये आगे भी जा सकती है, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है अपने पास में, ये डिपेंड करता है एक्स और वाई की वैल्यू पे। अब मैं इसको आगे फर्दर चेक करता हूँ। तो अब जैसे ये यहाँ पे गई, इसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गया। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद मतलब मैं इसको अगर वापस रिट्रेस करूंगा तो ये कहाँ पे आई, I1 पे, तो ये ले लेंगे I1। ओके, तो ये रे ऐसे आई और इस मतलब इस रेस इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो क्या बनी है, I1, सिंगल रिफ्लेक्शन से बन गई। बट ये जो रिफ्लेक्टेड रे गई है ये वाली, ये तो वापस इस मिरर पे आने वाली है, तो इस मिरर पे आएगी तो ये वापस से इसका क्या होगा, ये वापस से रिफ्लेक्शन होगा। तो वापस से रिफ्लेक्शन होगा, सपोज इसका रिफ्लेक्शन हुआ ये। अब इसकी जो इमेज आएगी वो कैसे होगी, उसको मैं वापस से ऐसे रिट्रेस करूंगा। ठीक है, अब एक्चुअली में है क्या कि ये जो लाइन है, मुझे तो दो रे चाहिए इमेज के लोकेशन को फाइंड करने के लिए, और मुझे पता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है वो मिरर से परपेंडिकुलर रहती है। तो ये अपने पास में ये मिरर है, बनी इस मिरर से बनी है ना ये इमेज, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है I1, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है I1, और इस ऑब्जेक्ट को से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये मिल कहाँ पे रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो ये इमेज बनी I3। ये I3 किसकी बनी है, I3 इज द इमेज ऑफ I1, और इमेज I1 है ये कहाँ से बनी है, ये ऑब्जेक्ट से। तो मतलब मैं बोलूँगा कि जो I3 है वो सिंगल रिफ्लेक्शन से बनी है कि डबल रिफ्लेक्शन से बनी है, ये डबल रिफ्लेक्शन से बनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इट इज मेड फ्रॉम टू रिफ्लेक्शंस। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि मैं ये लाइट रे यहाँ पर नहीं डाल रहा, ठीक है, ये यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर डालूंगा तो लाइट रे सपोज यहाँ पर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इस मिरर के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ तो इमेज I2 है, तो ऐसे ही इमेज I2 हो गई, और आउटगोइंग रे है वो कहाँ पे मिलेगी, इस पे मिलेगी, तो ये ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो ये आउटगोइंग रे यहाँ पे मिली। अब जब ये आउटगोइंग रे यहाँ पे मिल रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में इसकी इमेज किससे बन रही है, I2 की इमेज इस मिरर से बन रही है। I2 कितने डिस्टेंस पे, x पे, तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस कितनी होगी, x। जैसे इसकी डिस्टेंस यहाँ से y थी इस मिरर से, तो इसकी ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, y। तो मतलब I1 की जो इमेज है वो I3 बनी थी, तो I2 की इमेज है वो भी क्या बनेगी, वो भी I3 बनेगी, क्योंकि वो कोइंसाइड कर रही है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पर देखूं तो ये ऐसे चल जाएगी। अब ये रे वापस कभी मिरर पे आएगी क्या, नहीं। तो मतलब ये जो I3 है ये I2 की भी इमेज है और I1 की भी इमेज है, क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड की हुई है। ओके, तो ऐसे हम यहाँ से देख सकते हैं, ये जो रे है मैं इसको E नाम दे दिया और इसको F दे दिया। तो I3 किससे बनी है, ये E से भी बनी है, I3 किससे बनी है, F से भी बनी है, तो ये डबल रिफ्लेक्शन से बनी है। तो हम टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, I1, I2 एंड I3। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 3 इमेजेस। ओके, तो यहाँ पर 3 इमेजेस बनेंगी। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी कितनी इमेज बनी, I1, I2 एंड I3। ठीक है, तो ये जो तीनों इमेज है इसकी जो प्लेन मिरर्स हैं इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, सपोज इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर इसकी डिस्टेंस देखें तो कितनी होगी, √(x² + y²), इसकी भी डिस्टेंस होगी √(x² + y²), उसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी √(x² + y²), और उसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी √(x² + y²। मतलब जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी इन दोनों प्लेन मिरर के इंटरसेक्शन से, उतनी ही डिस्टेंस इन I1, I2 और I3 की होगी। ये एकदम
एकदम कंफर्म है। अब जैसे मान लो कोई भी मिरर, अब मान लो कि दो मिरर हैं, ये तो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ऐसे किसी भी एंगल पे भी इंक्लाइंड हो तो उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होगी, तो जितनी भी इमेजेस बनेगी, चाहे वो 10 बनो चाहे 8 बनो, वो सारी की सारी इमेजेस उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करेंगी, जिसका रेडियस क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके बराबर होगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि ऑल दी इमेजेस will lie on the circumference of the circle whose radius is equal to the distance of object from intersection point। इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर होगी। एंड सेंटर ऑफ द सर्किल क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्किल होगा इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये होगा सेंटर ऑफ द सर्कल और ये होगी इसकी रेडियस। ओके, यहाँ पर ये जो बना है ये क्या बना है, ये एक रेक्टेंगल बना है। यहाँ पे हो सकता है अगर मैं x बराबर y कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और अगर मान लो कि मैं इसको 90 डिग्री पे इंक्लाइन नहीं करता, तो 90 डिग्री पे इंक्लाइन नहीं करूंगा तो क्या होगा, सपोज मैं इसको 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा हूँ, ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन किया, और जो ऑब्जेक्ट है सपोज यहाँ पर, और ये 30 डिग्री है और ये भी कितना है 30 डिग्री, ऐसे। तो पहला एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी इमेजेस होंगी वो इस सर्कल पे लाई करेंगी, किस सर्कल पे लाई करेंगी, इस सर्कल पे लाई करेंगी, जिसकी रेडियस किसके बराबर है, ये डिस्टेंस r के बराबर है। मान लो कि ये 30 डिग्री पे है, तो इसकी भी जो इमेज है ये कितने बनेगी, ये यहाँ पे 30 डिग्री पे बनेगी। ये सपोज m मिरर से बनी है, तो m मिरर से बनेगी तो ये 30 पे, तो ये भी 30 पे बनेगी, और ये सपोज इमेज I1 होगी। ओके, अब इस इमेज I1 का जो नेक्स्ट इमेज बनेगा वो किससे बनेगा, n से बनेगा, और n से कितने डिस्टेंस, कितने एंगल पे, 30 30 30, कितना हो गया 90 डिग्री। तो इससे 90 डिग्री पे ये ऐसे बनेगा, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री पे मतलब इसका जो I1 डैश है वो यहाँ पे बनेगा। अब ये जो I1 डैश है, I1 डैश की जो इमेज है वो M से बनेगी। मैं पहले किस सीरीज की बात कर रहा हूँ, मैं P सीरीज की बात कर रहा हूँ। पहले M से बनी, O की इमेज है वो I1 बनी, I1 की N से बनेगी, N से बनेगी तो वो कितनी बनेगी I1 डैश। अब I1 डैश की M से बनेगी, अब M से वो बनेगी कितने पे, ये कितने एंगल पे है M से, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो कितना हो गया टोटल 150 डिग्री। ये जो एंगल है ये कितना है, ये 150 डिग्री है। तो ये अगर 150 है तो इधर भी 150 डिग्री पे बनेगी इसकी इमेज, तो इसकी इमेज 150 डिग्री पे सपोज यहाँ पे बनी है, ये 150 डिग्री हुआ, तो ये बनेगी अपने पास में I1 डबल डैश। ओके, तो I1 डबल डैश यहाँ पे 150 डिग्री हुआ और 60 डिग्री मिला के कितना हुआ, ये 150 प्लस 60 मिला के 210 हुआ, मतलब इसके इधर ही बनेगा। थोड़ा सा अगर ऐसे हम देखें तो ये इधर बनेगा, और मैं इस मिरर को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है, तो ये I1 डबल डैश यहाँ पे बना है, तो I1 डबल डैश यहाँ पे बना है, और ये 60 प्लस 150 ये कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो 210 ये टोटल एंगल है इसके साथ में। अब इस I1 डबल डैश की इमेज इस N मिरर से बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। क्यों, क्योंकि ये जो मिरर है इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो किधर है, इधर, और ये इमेज इधर चलेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको एक ब्लाइंड रीजन में चलेगी, मतलब 180 डिग्री से अगर ज़्यादा भी चलेगी, ये 180 डिग्री हुआ तो 180 डिग्री से ज़्यादा भी होगी, तो इस I1 डबल डैश की आगे फर्दर इमेज नहीं बनने वाली, मतलब ये सीरीज कहीं पे रुक जाएगी। ये सीरीज कहाँ पे रुकी है,
ये सीरीज रुकी है I1 डबल डैश पे, तो लेट से ये I1 डबल डैश पे रुक गई, तो मैं बोल रहा हूँ कि P सीरीज है उसमें I1 बना, I1 डैश बना, I1 डबल डैश बना। तो I1 बन रहा है, ये कितने एंगल पे बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री पे, ठीक है। और दूसरा I1 डबल डैश ये कितने बन रहा है, ये बन रहा है फिर 150 डिग्री पे। फिर ये कितने पे बन रहा है, 150 पे बन रहा है, ये कहाँ से बन रहा है, ये M से बन रहा है। फिर वापस N से कितने बन रहा है, 210 डिग्री पे। अब मैं Q सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो Q सीरीज में क्या होगा, ये कहाँ से बना, ये M से बना, ये बन रहा है कहाँ से, N से, ओके। ये M से बना है, 150 कहाँ से बना है, ये वाला 150 वापस वैसे M से लिया गया है 150, तो 210 ये भी कहाँ से है, ये वाला 150 ये कहाँ से है, ये 150 है M से, और N से कितना हो गया 210। तो अब इसकी जो इमेज है N वाले की, I1 डैश, मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट की फर्स्ट इमेज कहाँ से बन रही होती, इससे बन रही होती, तो ये कहाँ से बनेगी, ये 30 डिग्री पे है, तो सपोज ये I2 बनी है, ओके। तो I2 कितने पे बनेगी, 30 पे बनेगी। I2 की वापस M से बनेगी तो वो कितने पे बनेगी, 90 पे बनेगी, तो 90 पे यहाँ पे बनेगी I2, और ये I2 डैश। अब I2 डैश की वापस N से बनेगी, तो ये 90 प्लस 60 कितना हो गया 150, तो 150 इससे 150 मतलब ये वाले से 150 डिग्री ऐसे, तो 150 डिग्री कितना होगा, ये 150 डिग्री अगर मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगा वापस यहाँ पे आके कोइंसाइड कर जाएगी, मतलब यहाँ से गए, ये कितना है 60, तो ये बचा कितना 120, और मुझे चलना है कितना है 150, तो ये 120 तो यहाँ पे चला गया, बचा कितना है 30, तो ये 30 डिग्री बचता है। 30 डिग्री आने पे I2 जो I2 डबल डैश है ये यहाँ पे कोइंसाइड कर जाता है। आई बात समझ में, तो I2 डबल डैश और I1 डबल डैश ये दोनों कोइंसाइड कर जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, I2 है, फिर I2 डैश है, और I2 डबल डैश, और ये कितने पे, ये 30 पे है, ये कहाँ से है N से, और ये कहाँ से है 30, फिर ये 150 डिग्री कहाँ से, यहाँ पे ये 30 डिग्री आया, 30 डिग्री, फिर ये 90 प्लस 60 ये वापस कहाँ से है N से ही है, ठीक है। फिर I2 डबल डैश ये कितने पे है, ये N से 150 डिग्री पे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 150 डिग्री, ओके। तो ये भी कहाँ से है, ये भी N से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो I1 है, I1 कितने से बना, I1 30 डिग्री पे बना M से, ठीक है। I1 डैश है, I1 डैश I1 का इमेज है वो कहाँ पे है, I1 डैश ये रहा, तो ये N से 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री N से बन गया, ओके। ऐसे I1 डैश M से कितने पे है 90 प्लस 60, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 है और ये 60 है, तो M से कितना एंगल पे 150 पे है, तो I1 डबल डैश होगा वो M से 150 डिग्री पे होगा, तो 150 डिग्री पे हो गया। फिर हम बोलेंगे I2, तो I2 क्या है, I2 N से, मतलब हम Q सीरीज की बात कर रहे हैं, तो N से ये कितने पे 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे यहाँ पर ये 30 डिग्री N से बन गया। अब इस I2 की जो इमेज है वो M से बनेगी, और M से ये कितने पे, ये 90 डिग्री पे, मतलब 30 प्लस ये वाला टोटल 60 डिग्री, तो ऐसे ये 90 डिग्री I2 डैश बना किससे, M से। अब ये I2 डैश N से कितने पे, 90 प्लस 60 मिला के कितना हो गया 150 डिग्री, तो 150 डिग्री N से है, ठीक है। तो 150 डिग्री N से 150 डिग्री में आऊँगा, तो देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ये I1 डबल डैश की जगह पे ही आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि I1 और I डैश के बीच में कितनी है 60 डिग्री ऐड किया है, यहाँ पे भी कितना है 60 डिग्री ऐड किया है, यहाँ पे भी कितना डिग्री 60 डिग्री ऐड किया है, और यहाँ पे भी 60 डिग्री ऐड किया है। और ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो इमेज है कोइंसाइड कैसे कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे 150 और 150 बराबर आ रहा है, कुछ जगह में हो सकता है कि 120 140 आ जाए, ठीक है।
ऐसे कुछ अलग एंगल भी आ सकते हैं। ये अपने को 180 से आगे वाले डेटे पे तो एकदम रुक जाना है, 180 से ऊपर तो जाना ही नहीं है। तो लास्ट के जो दो आए, कोई भी लास्ट के दो आ रहे हैं, जैसे 150 150 आ रहा है, तो यहाँ इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। और इसमें जो एंगल दो मिरर के बीच में, दो मिरर के बीच में जो एंगल है उसको आपको ऐड करना है। अगर वो 360 आ जाता है तो ये दोनों इमेज क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, और इनमें से हमको एक को क्रॉस कर देना है। सपोज मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू 5। ये टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 5 होगी, और एक ऑब्जेक्ट ये 6। तो ये यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इस ऑब्जेक्ट और I1 के बीच में एंगल है 60, इस ऑब्जेक्ट और इस I2 के बीच में एंगल है 60, इसके और इसके बीच में भी एंगल कितना है 60, और इसके और इसके बीच में भी 60 है, और इसके और इसके बीच में भी 60 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, एक रेगुलर हेक्सागन हो गया। ये क्या हो गया, रेगुलर हेक्सागन, जिसमें ये ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड कर सकते हैं, बट कुछ जगह तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं। जैसे कि ये है, तो इसमें अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस निकालना, इफ इंटीजर इज इवन, तो n नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, 360/θ-1। अगर i ओड हुआ तो n क्या होगा, 360/θ-1 और 360/θ। ये -1 कब होगा, इफ अल्फा बराबर बीटा हुआ। इफ अल्फा बराबर बीटा नहीं है तो क्या होगा, 360/θ एज इट इज रह जाएगा। जैसे कि हमने सॉल्व किया था ये वाला, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो जब थीटा 60 डिग्री है तो n बराबर कितना हो गया, 360/60, तो ये कितना आ गया 6। अब इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 6 - 1 बराबर 5 इमेजेस, 5 इमेजेस आ रही है। अगर ओड है, मतलब अपना आंसर क्या आ जाए, ओड। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ओड के लिए, जैसे कि मतलब 360 बाई हम ले रहे हैं सपोज 45 में तो क्या आएगा, इवन आएगा, 60 में भी इवन आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हम ले रहे हैं इसमें 40 डिग्री, तो 40 डिग्री में क्या होगा, ये 40 डिग्री, अब 40 डिग्री में मैं इसको कट कर रहा हूँ तो आ रहा है 9। अब 9 ओड आ गया। अब इसमें डिपेंड करता है कि अल्फा और बीटा, तो इसमें दो केसेस बन जाएंगे। इफ मान लो कि मैंने अल्फा बराबर 10 डिग्री ले लिया एंड बीटा बराबर 30 डिग्री ले लिया, तो भी 40 डिग्री हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा। और अगर मैं दूसरा ले लिया कि अल्फा बराबर 20 डिग्री एंड बीटा इज ऑल्सो 20 डिग्री, तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, इसमें हो गया अल्फा इक्वल्स टू बीटा। ओके, तो इस केस में इसमें अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, तो जब अल्फा और बीटा बराबर नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9। तो आंसर अपना कितना हो गया, इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 9। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों अल्फा और बीटा बराबर है, तो इसलिए क्या होगा, n इक्वल्स टू 9 - 1 दैट इज 8। तो यहाँ पे 8 आंसर आएगा और यहाँ पे 9 आंसर आएगा। ओके, तो 9 और 8 कब आता है, अगर अल्फा और बीटा बराबर नहीं है तो हम एज इट इज जो 360/θ है वो एज इट इज लिख देंगे। अगर अल्फा और बीटा बराबर आ जाता है तो n इक्वल्स टू 9 - 1 दैट इज 8 आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया। अब इंटीजर नहीं है, तो अगर इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमें ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, तो उसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ठीक, अगर ये s है, s क्या है, सोर्स, और जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था, थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री, तो हमें n नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है, तो कितना हो गया 360/40, कितना आ रहा है अपने पास में 9, और अल्फा और बीटा बराबर नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई 9। अब यहाँ पे मुझे ये 9 इमेजेस हैं प्लॉट करके देखनी है, ये कैसे करेंगे, तो सपोज यहाँ पे 10 डिग्री है, तो इसका जो इमेज I1 बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ये I1 बन गया, ये कितने पे बनेगा, यहाँ से 10 डिग्री पे।
इस इमेज I1 का I1 डैश किससे बनेगा, n से। मतलब ये 10 डिग्री पे बना तो इसका कहाँ पे बनेगा, 50 डिग्री पे। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 30 10 10 कितना हुआ 50, और ये n से 50 पे है, तो n से इसका इमेज है वो भी कितने पे बनेगा, 50 पे बनेगा। तो 50 पे बनेगा तो वो सपोज यहाँ पे बना, ठीक है, ये I1 डैश बन गया। अब ये P सीरीज चल रही है, ओके, तो ये 50 पे हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ भी क्या हो गया, सॉरी, तो ये भी कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। अब I1 डैश m से कितने पे है, 50 प्लस 40 90 पे, तो 90 पे बनेगा। तो ये m से बनेगा, और m से कितने पे बनेगा, 90 पे। 90 मतलब 90 यहाँ पे हो गया। तो ये I1 डबल डैश होगा, ये 90 है और ये कितना है 40, तो 130 हुआ। तो 130 n से 130 पे सपोज यहाँ पे बना, और ये कितना होगा I1 ट्रिपल डैश, ठीक है। तो ये 90 और ये कितना हो गया 130 डिग्री। अब 130 डिग्री प्लस 40 डिग्री m से कितना हो गया 170 डिग्री, तो 170 डिग्री m से यहाँ पे बनेगा 170 डिग्री। मतलब मैं तो क्या करता हूँ, इसका एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे कहीं बनेगा। तो I1 1 2 3 4 4 डैश, तो I1 4 डैश यहाँ पे मिलकर है, तो ये हो गया। अब ऐसे देखो कि इसका रिफ्लेक्शन n से हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि n के ये किधर है, ब्लाइंड वाली साइड में। तो ब्लाइंड वाली साइड में मतलब इसकी रिफ्लेक्टिंग वाली साइड में तो है ही नहीं, जब रिफ्लेक्टिंग वाली साइड में नहीं है तो इसका इमेज इस n से तो नहीं बनेगा। मतलब ये सीरीज यहाँ पे आके खत्म हो गई। मतलब ये कितना होगा 150, मैं इसको ऐसे नाम दे रहा हूँ, ये कितना हुआ 10 डिग्री, ये हुआ 50, फिर ये आया 90, फिर ये आया 130, फिर ये आया 170, तो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे आके स्टॉप। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला 30 डिग्री वाला, तो 30 इससे 30 डिग्री मतलब यहाँ पे बनेगा I2 कितने पे बना 30 डिग्री पे बना, ये लो 30 प्लस 40 कितना हुआ 70, m से हो गया ये 70 एंगल पे, तो 70 एंगल यहाँ पे हुआ, तो I2 डैश यहाँ पे बनेगा, I2 डैश यहाँ पे बन गया। अब I2 डैश n से कितने पे, n से है ये, यहाँ से कितने पे है बताओ, यहाँ से ये है 70 डिग्री पे, तो 70 प्लस 40 110, तो यहाँ से 110, तो यहाँ से 110 कितने पे होगा, यहाँ से 130 यहाँ पे, तो ये सपोज यहाँ पे होगा, तो ये कितना होगा, ये I2 डैश था, तो I2 डबल डैश, ये कितने पे है 70 पे है, तो ये कितने पे होगा 110 पे, और ये 110 प्लस 40 कितना 150, तो 150 कहाँ पे होगा, यहाँ से 150 होगा यहाँ पे, तो ये I2 ट्रिपल डैश 150। अब इसका n से बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है, क्योंकि ये 180 से तो कम ही है, तो ये 150 पे है, और प्लस में ये कितने पे, यहाँ देखो ये 150 कहाँ से है, ये 150 है I2 110, तो 110 प्लस 40 मतलब m से, तो ये m से 150 आ गया, तो n से 150 आ गया, तो इसकी इमेज कितनी होगी। अब ये 150 प्लस में, मतलब ये 150 यहाँ से है, ये ध्यान रखना है, और 150 प्लस 140 कितना, 150 प्लस 40 कितना हो गया 190 हो गया, मतलब ये यहाँ पे नहीं बनेगा, 150 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये 150 यहाँ पे कहीं होगा, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है I2 ट्रिपल डैश, और ये है 150। ओके, तो अब ये पीछे चला गया, इससे पीछे मतलब ये कितने एंगल पे है, ये 40 प्लस 150, 40 ये वाला प्लस 150 190 पे, तो ये पीछे चला गया, तो इसका भी फर्दर इमेज नहीं बनेगा, मतलब ये यहाँ पे जा करके रुक जाएगा, ये वाला 190 वाला नहीं बनेगा, मतलब इसका नेक्स्ट वाला नहीं बनने वाला। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस अगर मैं काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 इमेजेस बन गए। ऐसे तो हम काउंट नहीं करने वाले हर एक क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर
जैसे कि मान लो ये मिरर एम है और फर्स्ट रिफ्लेक्शन और देन फर्स्ट रिफ्लेक्शन एन से हो रहा है तो 30। तो पहला कहाँ पे बन रहा है, 10 पे बन रहा है। 10 के बाद में ये कहाँ से बना, एम से बना। एन से बनेगा तो ये पी सीरीज चल रही है ना, तो पी सीरीज चल रही है तो ये 10 पे बना है तो ये 50 पे बनेगा, ये एन से बना है। फिर वापस एम से बनेगा तो एम से बनेगा तो 90 पे बन रहा है, देखो 90 पे आ गया। फिर 130, फिर 170, ऐसे ही इसका 30, 70, 110, 150 एंड 190। 180 से ऊपर जाते ही रोक देना है, ठीक है। अगर दोनों की जगह 180 लेना है तो 180 माइनस अल्फा लेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 180 माइनस 20 दैट इज 160। और इसमें कितना होगा, इसमें 180 माइनस दैट इज 150, तो ये आ रहा है 3 और ये आ रहा है 3.2, इतना आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस अगर मुझे निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है ये 3.2 आ रहा है एंड ये 3 आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। अब ये इंटीजर नहीं है तो इसमें भी मैं क्या बना सकता हूँ, एनपी के लिए जो फॉर्मूला बना सकते हैं, एनपी के लिए मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ 180 माइनस अल्फा बाई थीटा, ठीक है, माइनस अल्फा। अगर ये इंटीजर आ गया तो अगर ये इंटीजर आ गया तो एज इट इज इंटीजर रहेगा। जैसे कि मान लो इसमें इंटीजर आ गया तो एज इट इज इंटीजर रहेगा, तो मैं इसमें बना रहा हूँ फॉर्मूला 180 माइनस अल्फा बाई थीटा बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। तो अपने पास में ये आएगा एनपी, ठीक है। और अगर मान लो इफ 180 माइनस अल्फा बाई थीटा ये डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है, मतलब जैसे कि 3.2 आ रहा है, ठीक है, उस केस में मैं क्या करूँगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकर के उसमें एक ऐड कर दूंगा, ओके। तो उसमें मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकर के उसमें एक ऐड करने वाला हूँ। तो जैसे कि मान लो ये 3.2 है तो 3.2 इसमें 180 माइनस अल्फा बाई थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, तो अपना यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा एनक्यू के लिए। एनक्यू के लिए क्या होगा, यहाँ पर 180 माइनस बीटा बाई थीटा इफ 180 माइनस बीटा बाई थीटा बिलोंग्स टू इंटीजर, और 180 माइनस बीटा बाई थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 इफ 180 माइनस बीटा बाई थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे तो इंटीजर आ रहा है तो अपने पास में 3 ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे एन क्यू कितना आएगा, एन क्यू इक्वल्स टू 3 और एन पी अपना कितना आया है 4, तो टोटल मिला के कितना हो गया एन इक्वल्स टू 3 + 4। अब इसमें भी आगे एक दिक्कत है, अगर मान लो कि 180 बाई थीटा, 180 बाई थीटा कितना है, इंटीजर है। अगर 180 बाई थीटा अगर इंटीजर है तो उसमें एक और माइनस करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एन इक्वल्स टू, इसको मिटा लेते हैं, एन इक्वल्स टू क्या होगा, एन इक्वल्स टू होगा एन पी प्लस एन क्यू इफ 180 अपॉन थीटा बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, और अगर 180 बाई थीटा बिलोंग्स टू अगर इंटीजर हुआ उस केस में मुझे इन दोनों को ऐड करके -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 180 बाई 50 कितना हो गया, ये इंटीजर तो नहीं है। जब इंटीजर नहीं है तो मैं डायरेक्ट एनपी प्लस एनक्यू कर सकता हूँ। एनपी यहाँ पे कितना है 4 और एनक्यू कितना है 3, तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एनपी प्लस एनक्यू दैट इज 3 + 4 दैट इज आंसर 7। तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। तो हमारे पास में ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं याद रखने के लिए। हालांकि फॉर्मूले कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट याद रखना कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये निकालना काफ़ी इजी है। इससे हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आए। और ये अभी के लिए सॉल्व कर सकते हैं बट आगे एग्जाम में ये याद नहीं रहेगा। बट किसी को एकदम याद ही करना है, मेडिकल वाला बच्चा है कि मैं तो सर याद ही कर लूँगा, कुछ मेरे को इतना प्रोग्रेस नहीं करना, तो इसलिए इतना प्रोसेस अगर मुझे नहीं करना है तो वो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास ये है, इसमें पॉइंटों में भी आंसर आएगा 73। अगर थीटा 73 भी दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करो, जिससे आंसर आपको ईजिली आ जाएगा, आपको इतनी सारी कैलकुलेशन में भी नहीं जाना पड़ेगा। और जो ये मेथड है, जो 2 प्लेन मिरर्स को इंक्लाइंड करके
अगर आप इतनी सारी इमेजेस बना रहे हो तो इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है कैलेडोस्कोप में, इसका यूज़ होता है इसमें। ओके, तो ये अपना प्लेन मिरर के बारे में रहा सारा, हमने सारे केसेस देख लिए, इंक्लाइंड करके देख लिए, पैरेलल करके देख लिए, वेलोसिटी का भी बात कर लिया हमने,